हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के कारण बनने वाले एटीपी की संख्या की गणना कीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न के अंतर्गत हमसे पूछा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो जो श्वसन की क्रिया होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण संपन्न होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि श्वसन की जो क्रिया होती है एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है उपस्थिति के अंतर्गत संपन्न होती है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर जब श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे हम यहाँ पर जो है ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। और ऑक्सीश्वसन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के कारण एटीपी की संख्या की गणना करें, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद संपन्न होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला जो पद होता है उसे हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात जो दूसरा पद इसके अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होता है उस पद को हम यहाँ पर जो है लिंक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। लिंक अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर जो तीसरा पद संपन्न होता है उसे हम यहाँ पर क्रेब चक्र के नाम से जानते हैं। और क्रेब चक्र के पश्चात हम यहाँ पर कहेंगे अंतिम जो पद संपन्न होता है उसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अंतिम रूप से जो पद चलता है उसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब अगर इन तीनों पदों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो एटीपी का निर्माण संपन्न होता है वो विभिन्न रूप से होता है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस पद की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो एटीपी की संख्या होती है उसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत 2 एटीपी की मात्रा यहाँ पर निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त जो NADPH2 की मात्रा होती है वह यहाँ पर जो है 2 NADPH2 की मात्रा इसके अंतर्गत यहाँ पर निर्मित होती है। इसके पश्चात लिंक अभिक्रिया की हम बात करें तो इसके अंतर्गत एटीपी निर्मित नहीं होते हैं, सिर्फ NADPH2 की मात्रा होती है। तो यहाँ पर जो है 2 NADPH2 का निर्माण संपन्न होता है। क्रेब चक्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एटीपी की संख्या यहाँ पर 2 होती है। NADPH2 की बात करें तो इसमें NADPH2 की संख्या 6 यहाँ पर होती है। और इसके अतिरिक्त अगर FADH2 की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 2 FADH2 का मान यहाँ पर प्राप्त होता है। और अगर ETC की हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रक्रम संपन्न होता है जिसे हम यहाँ पर जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हम क्रिया की बात करें तो इसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो है NADPH2 जो निर्मित हुआ है इसको यहाँ पर रूपांतरित किया जाता है AT में। यानी कि NADPH2 और FADH2 का जो रूपांतरण है वो जब यहाँ पर ATP में संभव होता है तो उस क्रिया को हम यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत जो क्रिया यहाँ पर सहायता प्रदान करती है उसे हम यहाँ पर जो है रसोपरासरण की क्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर रसोपरासरण क्रिया संपन्न होती है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल हमारे पास में NADPH2 की जो संख्या है वो यहाँ पर हमारे पास में 10 NADPH2 की संख्या है। इसके अतिरिक्त अगर FADH2 की हम यहाँ पर बात करें तो 2 FADH2 की यहाँ पर संख्या है। तो 10 NADPH2 का अर्थ है कि हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर सामान्य रूप से जो ATP की संख्या है वो 30 होगी। और 2 FADH2 का अर्थ है कि यहाँ पर जो ATP की संख्या होगी वो यहाँ 4 होगी। यानी कि यहाँ पर 4 ATP प्राप्त होगा, क्योंकि एक NADPH2 में यहाँ पर जो ATP की मात्रा होती है वो 3 होती है और यहाँ एक FADPH2 में 2 होती है। तो यहाँ पर 2 × 2 हम करेंगे और इसके अंतर्गत हमने 3 × 10 यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कुल हमें प्राप्त हुआ वो 34 ATP इसके अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान कुल ATP की संख्या की तो कुल ATP के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि 34 ATP हमें यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के, 2 ATP क्रेब चक्र के। तो यहाँ पर 4 ATP हमारे पास इस प्रकार से उपलब्ध होंगे और कुल मात्रा में ATP की जो संख्या होगी वो 38 ATP यहाँ पर होगी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।